हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। जो एग्ज़ाम 20 फरवरी से स्टार्ट है और यह चलेगा 20 फरवरी से 12 मार्च के बीच चलेगा। तो उसी का हम एनालिसिस करा रहे हैं। तो आप एक बार वीडियो से जुड़े हैं तो प्लीज़ जरूर चेक करिए। सभी प्रश्न एसएससी जीडी को 24 फरवरी को पूछे गए और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित नहीं है? तो देखिए, आपातकाल से कौन सा अनुच्छेद संबंधित नहीं है? तो आर्टिकल 352 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 352 यह राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। राष्ट्रीय आपात अर्थात पूरे भारत में लगेगा। और आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। जैसा कि जानते हैं कि भारत में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। आपातकाल जर्मनी से लिए गए हैं। तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है आर्टिकल 356। क्वेश्चन आने वाले सीटों में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात और आर्टिकल 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। आर्टिकल 3 देखिए, पेन अभी सही से नहीं इस पर चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको मैनेज करिए। तो आर्टिकल 360 किससे संबंधित है? तो यह वित्तीय आपात से संबंधित है। आपातकाल कौन लागू करता है? तो आपातकाल राष्ट्रपति महोदय लागू करते हैं। और आर्टिकल 354 का संबंध आपातकाल से नहीं है। यह किससे है? तो यह निर्वाचन आयोग अथवा चुनाव आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 324 चुनाव आयोग अर्थात निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं जो राष्ट्रपति महोदय लागू करते हैं। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 वित्तीय आपात। आइए प्रश्न नंबर 2। देखिए ये पेज है। देखिए एसएससी जीडी का एग्जाम एनालिसिस का देखिए वीडियो अभी 4 दिन पहले अपलोड किए हैं। जीके का 20 फरवरी का। तो देखिए 888 व्यू प्रेजेंट टाइम है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें और इसी तरह आप सपोर्ट करें अगर एनालिसिस का सीरीज जारी रखना चाहते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 2। जुलाई 2023 में सरिता और राकेश ने किस खेल में भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो जुलाई देखिए, ये अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। तो जुलाई 2023 में सरिता और राकेश ने किस खेल में? तो वो हैं तीरंदाजी से संबंधित हैं। तीरंदाजी से राकेश और सरिता ने विश्व पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए पहला स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न नंबर हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 3। क्रिकेट विश्व कप। देखिए क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए जैसे कि जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 क्वेश्चन बनेगा कि वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ? तो वर्ल्ड कप 2023 यह भारत में खेला गया। वर्ल्ड कप 2023 भारत में खेला गया। वर्ल्ड कप 2023 कहाँ खेला गया? तो वर्ल्ड कप 2023 भारत में खेला गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो भारत ने विश्व कप 6 विकेट से जीता? नहीं, भारत ने नहीं जीता। कौन जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को जीता है। तो देखिए एक ही ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीत लिया। अब हम देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप जीत लिया। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड कप, यह आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ? तो यह भारत में हुआ। फाइनल मैच कब खेला गया? तो फाइनल मैच खेला गया था 19 नवंबर। देखिए 19 नवंबर सन 2023 को। आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला कब खेला गया? तो वो खेला गया था 19 नवंबर सन 2023 को। कहाँ खेला गया? तो यह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जो अहमदाबाद में स्थित है। क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत ने 50 ओवर में 10 विकेट पर 240 रन बनाए थे। पूछेगा कि भारत ने इसमें कितने रन बनाए थे? तो 240 रन। और देखिए ऑस्ट्रेलिया ने कितने बनाए? तो ऑस्ट्रेलिया ने 43 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बनाकर 6 विकेट से जीत गए। भारत ने इस मैच में 50 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 240 रन बनाए थे, अर्थात ऑल आउट हो गए। और ऑस्ट्रेलिया ने 43 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बनाए और 6 विकेट से मैच जीत लिए। और देखिए आप बताइएगा कि इसमें प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला था? प्लेयर ऑफ द मैच कौन चुने गए थे? तो वो चुने गए थे ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। और देखिए क्वेश्चन पूछा है कि टॉस किसने जीता? तो टॉस जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले फील्डिंग की थी। अब हम आ जाएंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए गिर, ग है, ग से गुजरात, ग से गिर। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ग से गुजरात, ग से गिर। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। पूछेगा ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछेगा गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों के लिए यह प्रसिद्ध है। अब देखिए पूछेगा महाराष्ट्र में कौन कौन सा है? तो ध्यान से सुनिएगा, महाराष्ट्र में कौन सा है? तो महाराष्ट्र में है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन असम का तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्वेश्चन पूछा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह असम राज्य में है। देखिए पेन सही से नहीं चल रही है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा लिख नहीं सही पा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा।
तो क्वेश्चन पूछता है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क यह असम राज्य में है। क्वेश्चन पूछता है मानस, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अर्थात मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी असम राज्य में है। बहुत पूछता है। और नामेरी, ये भी बहुत पूछता है कि नामेरी कहाँ है, तो नामेरी भी असम राज्य में, असम राज्य का बहुत ज़्यादा पूछाता है। काजीरंगा यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, तो काजीरंगा, मानस और नामेरी ये सभी असम राज्य के हैं। और देखिए ऑप्शन दिया पहला राजस्थान, राजस्थान में कौन सा है, तो राजस्थान से बहुत ज़्यादा पूछता है रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। और सरिस्का ये भी पूछता है, आने वाले शिफ्टों में पूछ सकता है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। अगर आपको वीडियो का क्वेश्चन कंटेंट पसंद है तो इसे प्लीज़ लाइक जरूर करिए, क्योंकि हमारा मनोबल बढ़ेगा। और अगर आप 1 के इसका व्यू पहुँचा देंगे तो हम तुरंत एनालिसिस जारी रहेंगे। अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर मजबूरन हमको वीडियो बंद करना पड़ेगा। और आप इन क्वेश्चनों का अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जुड़कर आप प्रैक्टिस के लिए हम वहाँ पे पहले PDF अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ से आप पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर बाद में सोल्यूशन के लिए वीडियो को देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न 24 फरवरी 2024 को SSC GD के एग्जाम में पूछे गए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का वर्तमान में गवर्नर बहुत लोग तो नहीं जानते हैं गवर्नर क्या होता है। गवर्नर इंग्लिश शब्द है, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका हिंदी होता है राज्यपाल। गवर्नर को हिंदी में राज्यपाल कहा जाता है, गवर्नर इंग्लिश शब्द होता है। तो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का वर्तमान गवर्नर कौन है, तो वो है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और देखिए आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और पूछता है गुजरात का बहुत ज़्यादा पूछा है, आचार्य देवव्रत ये गुजरात के हैं। नागालैंड के श्रीलाल गणेशन। आंध्र प्रदेश अगर आप कहिएगा तो हम आपको एक वीडियो अलग से बना देंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइए क्या आप वीडियो चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आने वाले शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे। तो भारत में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, देखिए ये प्रश्न आप SSC GD या किसी भी एग्जाम को देने वाले हैं तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बहुत मदद करेंगे। तो भारत में वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो भारत में वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान समय में 11 है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब पूछा है कितने मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकार 6 है। आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार USA अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए, अर्थात अमेरिका से लिए गए हैं। और क्वेश्चन पूछेगा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकार जो अमेरिका के संविधान से लिए। पूछेगा किस भाग में है, तो भाग 3 से संबंधित है। आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में उल्लिखित है, तो भाग 3 से। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में मौलिक अधिकारों का जनक कहा जा सकता है, पूछ सकता है आने वाले शिफ्टों में कि मौलिक अधिकार का जनक किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जा सकता है। और देखिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद वर्तमान में 6 है। क्वेश्चन पूछेगा कि शुरू में अर्थात संविधान बनाने के समय कितने मौलिक अधिकार थे, तो उस समय 7 थे। और एक जो 44वां संविधान संशोधन हुआ सन 1976 ईस्वी में, 44वां संविधान संशोधन सन 1976 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस प्रकार वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिए ये भी पूछ सकता है, कौन ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए ध्यान से सुनेंगे, पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है स्वर्ण शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। देखिए क्वेश्चन पूछता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मौलिक अधिकार का संरक्षक माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मौलिक अधिकार का संरक्षक माना जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार क्या न्याय संगत है अथवा नहीं, तो न्याय संगत होता है, अर्थात इस पर कानून का विचार हो सकता है। कौन कौन से वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं, तो 6 हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसकी स्थापना की गई, तो अनुच्छेद 280 के तहत किसकी स्थापना की गई है, इसका बताना है। तो अनुच्छेद 280 के तहत किसकी स्थापना की गई, तो वित्त आयोग का, वित्त आयोग का स्थापना किया गया। वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है। आने वाले शिफ्टों में पूछ सकता है कि वित्त आयोग क्या एक संवैधानिक निकाय है अथवा नहीं, तो यह एक संवैधानिक निकाय है वित्त आयोग। इसका गठन 5 वर्ष के लिए होता है। कौन करते हैं वित्त आयोग का गठन, तो वो राष्ट्रपति महोदय द्वारा होता है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ सकता है कि कौन थे, तो वो थे YB रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YB रेड्डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह हैं।
वर्तमान में पूछेगा कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में कौन सी है, 15वां चल रहा है, 15वां वित्त आयोग। तो वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं नंद किशोर सिंह। वर्तमान में हैं नंद किशोर सिंह वित्त आयोग के अध्यक्ष। और भारत का वित्त आयोग कब, क्वेश्चन पूछेगा कि वित्त आयोग की स्थापना कब हुई, तो वित्त आयोग की स्थापना सन 1951 ईस्वी में हुई थी। भारत में वित्त आयोग का स्थापना 1951 ईस्वी में हुई। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये भी पूछ सकता है आने वाले शिफ्टों में कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे के सी नियोगी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर वीडियो कंटेंट पसंद है तो जरूर इसे लाइक जरूर करिए, हमारा मनोबल जरूर है। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, तो देखिए इसका आंसर अभी हम पीछे बताएं तो आप इसका आंसर चलिए बता दे रहे हैं। तो 44वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था, तो 44वां संविधान संशोधन सन 1978 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन सन 1978, हम शायद पीछे 1976 बता दिए हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो आप वहाँ पे 1978 कर लीजिएगा। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन सन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार की सूची में जोड़ दिया गया। क्वेश्चन पूछा है किस मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ये पूछेगा कब हुआ था, तो 1978 में। कहाँ जोड़ा गया, तो यह कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ा गया, यह कानूनी अधिकार अब हो गया। हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए हम ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को भी फास्ट कराने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए बहुत एक थोड़ा सा आपको आर्टिकल बता दे रहे हैं, ये आर्टिकल वो पूछ सकता है। आर्टिकल पूछा आर्टिकल 40 का संबंध किससे है, तो ग्राम पंचायत से। ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। और देखिए भारत में चुनाव में निर्वाचन करने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी, तो देखिए चुनाव करने के लिए 18 वर्ष है, लेकिन अगर आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने वाले हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए। और आर्टिकल 40 से संबंधित है। आर्टिकल 44 बहुत पूछता है, आर्टिकल 44, तो आर्टिकल 44 से है समान नागरिक संहिता, जो भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जो समान नागरिक संहिता लागू किया है, जो आर्टिकल 44 से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाना है। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए एसएससी जीडी का हम भी एग्जाम देकर आए हैं 22 फरवरी को, तो हम वीडियो अपना बना दिए हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप कहिएगा तो हम मैथ रीजनिंग का भी सोल्यूशन लेकर आएंगे। प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें, वीडियो को सपोर्ट जरूर करें। और देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, मेरे भी शिफ्ट में पूछा था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से संबंधित। तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे। देखिए यूट्यूब पे तो बहुत से लोग फालतू क्वेश्चन करा रहे हैं एनालिसिस के नाम पे, लेकिन आप उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ें जो रिलेवेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन से देखिए हम 4 क्वेश्चन आराम से कवर करा रहे हैं, तो आप इन वीडियो को जुड़िएगा तो 20 प्रश्न आते हैं, लेकिन आप सब कन्फर्म कर रहे हैं कि आप 60 से 80 प्रश्न हमारे वीडियो से कवर कर पाएंगे, 80 से 100 भी हो सकता है। तो अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक जरूर करें। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन जरूर करें। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे, तो वो थे पंडित रविशंकर। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। अब देखिए पूछेगा ग्रैमी पुरस्कार पहली बार कब दिया गया, तो वो दिया गया था सन 1959 ईस्वी में। कहाँ दिया जाता है, तो यह लॉस एंजिल्स में दिया जाता है, लॉस एंजिल्स में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 11। भारत में भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किए गए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह प्रश्न आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और स्टैटिक का पोर्शन हो जाता है। तो भारत में भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किए गए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1954 ईस्वी में। कब किए गए थे, तो सन 1954 ईस्वी में। भारत रत्न और पद्म विभूषण दोनों भारतीय गणराज्य के नागरिक पुरस्कार हैं। किसे दिया जाता है, ये नागरिकों को दिया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो ये भी अगर मान लीजिए डेट पूछ देता है पूरा, तो 2 जनवरी सन 1954 ईस्वी को, 2 जनवरी सन 1954 को पूछा कि भारत का सर्वोच्च, देखिए 22 तारीख को पूछा था हमारे वाले शिफ्ट में कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है, तो वो होता है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। और पूछेगा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दूसरे नंबर पर कौन है, तो वो है पद्म विभूषण। देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दूसरा कौन होता है, तो वो होता है पद्म विभूषण। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम भारत रत्न किसे मिला, तो प्रथम भारत रत्न सीवी रमन को मिला था। कब मिला था, तो सन 1930 ईस्वी में। प्रथम भारत रत्न सीवी रमन को सन 1930 ईस्वी में मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। और इसके बाद पूछेगा अगर पद्म विभूषण, तो देखिए उस समय 3 लोगों को मिला था, एक सीवी रमन को, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, फिर राजगोपालाचारी को भी। और देखिए प्रथम पद्म विभूषण किसे मिला, अगर पूछेगा कि प्रथम पद्म विभूषण किसे मिला था, तो वो मिला था सत्येंद्र नाथ बोस को। सत्येंद्र नाथ बोस को प्रथम
पद्म विभूषण मिला था। अब देखिए आने वाले शिफ्टों में ये भी पूछ सकता है कि जाकिर हुसैन को मिला है या नहीं, तो जाकिर हुसैन को भी मिला है। जाकिर हुसैन जो तबला वादक से संबंधित है, तो जाकिर हुसैन को भी उनको पद्म विभूषण मिल चुका है। नेक्स्ट प्रश्न, सत्रिया। अब देखिए सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो बताना है कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो जैसे कि जानते हैं कि भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य होते हैं। भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से हैं और किस राज्य से संबंधित हैं, कौन कौन नृत्यकान संबंधित हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देखिए, हम अपलोड कर दिए हैं, शॉर्ट्स में भी बताए हुए हैं। तो सत्रिया किस राज्य का क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य है, तो वो है असम का। असम का सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है, एक नवीनतम यह शास्त्रीय नृत्य है, यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सत्रिया असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब देखिए पूछेगा कि असम का राजकीय नृत्य कौन है, ये तो शास्त्रीय नृत्य है। 8 ही शास्त्रीय नृत्य हैं और भारत में 28 राज्य वर्तमान समय में, तो 28 राज्यों में से 8 ही राज्यों से संबंधित है 8 नृत्य। और पूछेगा कि पूछेगा कि असम का राजकीय नृत्य कौन सा है, तो बिहू। बिहू बहुत ज़्यादा पूछता है। बिहू किस पूछेगा क्वेश्चन कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। तमिलनाडु का कौन है, तो तमिलनाडु का है यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक का है, यक्षगान कर्नाटक का है, यक्षगान कर्नाटक का। केरल का है कथकली। कथकली कहाँ का है, तो कथकली केरल का है। और तमिलनाडु से है, तमिलनाडु से याद नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत पूछता है कथक से कौन है, तो कथक कहाँ का है, तो कथक उत्तर भारत अर्थात उत्तर प्रदेश से है। कथक से संबंधित है बिरजू महाराज, इनका नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बिरजू महाराज का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जो कथक से हैं। और देखिए तमिलनाडु से, और देखिए ये भी पूछा जाता है भरतनाट्यम से, तो भरतनाट्यम, हाँ सॉरी भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु। पूछेगा कि भरतनाट्यम किस राज्य का है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल का। इसके बाद ओडिशा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी। देखिए कौन कौन से 8 शास्त्रीय नृत्य आपको बता दे रहे हैं, तो देखिए एक है, पहला है भरतनाट्यम जो तमिलनाडु राज्य का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का, कथकली केरल राज्य का, ओडिसी उड़ीसा राज्य का, मणिपुरी मणिपुर राज्य का, कथक उत्तर प्रदेश का, सत्रिया असम का और मोहिनीअट्टम केरल का। ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है। तो देखिए प्रत्येक शिफ्ट में SSC का आप किसी से भी पूछिएगा, प्रत्येक शिफ्ट में 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। परसेंट या जनसंख्या कहाँ का कम है, हमारे में तो पूछा था कि जनसंख्या घनत्व कहाँ का सबसे कम है, तो इसी प्रकार भी तो आप पूछ सकता है। तो आप 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कृषि श्रमिक क्षेत्रों का कितना है, तो वो है 54। देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसी प्रकार आप इसको आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इसका हो जाएगा सही आंसर 54.6%, 54.6%। अब देखिए वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, तो देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का है जो अभी हाल ही में अपडेट है। तो जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, तो वो हैं सतनाम सिंह संधू। सतनाम सिंह संधू को मनोनीत किया है, सतनाम सिंह संधू को। क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यसभा किससे संबंधित है, तो देखिए राज्यसभा सरला, एक ट्रिक होता है स र और ला, सरला यानी कि 79 और राज्यसभा से हो जाएगा 80 और लोकसभा से हो जाएगा 81। क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यसभा के बारे में आपको बता देना। राज्यसभा से पूछेगा कि राज्यसभा से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो राज्यसभा से आर्टिकल 80 से संबंधित है राज्यसभा। राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी है, तो वह है 31 यानी 31 सीट। राज्यसभा की सर्वाधिक सीट 31 है जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। राज्यसभा को भारत का सर्वोच्च यानी कि भारत का उच्च न्यायालय कहा जाता है। राज्यसभा को भारत का उच्च न्यायालय कहा जाता है यानी कि ऊपरी सदन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के संबंधित लोकप्रिय कलाकार हैं। देखिए पंडित भीमसेन जोशी पूछ दिया किस घराने से संबंधित हैं, ये नहीं पूछा है कि किससे संबंधित है, कौन से नर्तक हैं या क्या है, नहीं पूछा है, पूछा है कि किस घराने से संबंधित हैं। तो देखिए ये कौन सा घराना हो जाता है, ये हो जाएगा किराना घराना, किराने घराने से संबंधित है। और देखिए ये भी पूछता है कि ध्रुपद गायन के लिए कौन से प्रसिद्ध हैं, तो ध्रुपद गायन के लिए ये प्रसिद्ध हैं और पंडित भीमसेन जोशी और किराना घराना से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर, अटल पेंशन योजना। देखिए अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के लिए आयु मानदंड क्या है। देखिए इसके पहले हम एनालिसिस कराए थे, तो जो 23 फरवरी को क्वेश्चन पूछा था, तो 23 फरवरी को पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में कि अटल पेंशन योजना कब लागू हुई थी। तो देखिए अब इस कब लागू हुई, इसमें डायरेक्ट पूछा था इसमें, और देखिए इसमें पूछ दिया है कि अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के लिए आयु मानदंड क्या है। तो आयु देखिए हम SSC GD के
तो आयु मानदंड क्या है, तो ये मतलब कि अटल पेंशन योजना किस आयु के लोगों को है, तो वो है 18 से 40 वर्ष। क्वेश्चन पूछा था इससे पिछले शिफ्ट में कि अटल पेंशन योजना कब लागू हुई, तो वो हुई थी 2015 में। अटल पेंशन योजना 2015 ईस्वी में लागू हुई थी और इसमें एज कितनी है, तो 18 से 40 वर्ष। देखिए अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहकों के योगदान के आधार पर 60 साल की उम्र में प्रति माह 1000 या 2000 या 3000 या फिर 4 या 5000 रुपये की गारंटी न्यूनतम पेंशन दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे क्योंकि वीडियो को बड़ा नहीं करना चाह रहे हैं। भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, योजना अवकाश। जैसा कि जानते हैं कि भारतीय नियोजन यानी पंचवर्षीय योजना, तो भारत में पंचवर्षीय योजना चल रही थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 से 1956 ईस्वी तक चली, जो हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह कृषि से संबंधित थे। तो किसे योजना अवकाश कहा जाता है, तो वो है आर्टिकल 1966 से 1969 की अवधि, 1966 से 1969 की अवधि को योजना अवकाश के नाम से जानता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसे योजना अवकाश किस लिए कहा जाता है, तो देखिए इसे योजना अवकाश का मुख्य कारण माना जाता है भारत पाकिस्तान का युद्ध। जैसा कि जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय 1965 ईस्वी में, तो भारत पाकिस्तान का युद्ध के कारण इसे माना जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो देखिए 1969 ईस्वी में। देखिए 1966 से 1969 3 वर्ष तो गैप हो गया, और इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 ईस्वी में शुरू हो गई। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 18। लाई हरोबा किस राज्य का मुख्य त्यौहार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो लाई हरोबा किस राज्य का त्यौहार है, बताना है कि लाई हरोबा किस राज्य का त्यौहार है। तो यह मणिपुर राज्य का है। लाई हरोबा कहाँ का है, तो लाई हरोबा मणिपुर राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। लाई हरोबा किस राज्य का है, तो लाई हरोबा मणिपुर राज्य का है। देखिए मणिपुर से यह भी पूछ सकता है बहुत आने वाले, यो सांग ये भी मणिपुर का है। अब हम देखिए आ जा रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 19। क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, 20 मिनट के एवरेज में वीडियो को कवर करना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना, बताना है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई। इसमें बताना है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। क्या 2013 में, 2014 में, या 2015 या फिर 2016 में। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई थी, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना यह 2014 ईस्वी में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 ईस्वी में शुरू हुई थी। डेट पूछ सकता है कब, तो 28 अगस्त सन 2014 को। देखिए प्रत्येक शिफ्ट में एक योजना से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एसएससी जीडी के ये मेमोरी बेस्ड प्रश्न है। अगर आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वीडियो पसंद से लाइक जरूर करिए। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू हुई थी, तो वो 2014 ईस्वी में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूछ सकता है, तो ये 28 अगस्त 2014 को। जिंक के साथ सल्फ्यूरिक ऑक्साइड के अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निर्मित होती है, तो देखिए ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सा होता है, तो देखिए जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक का फार्मूला होता है Zn। जिंक का फार्मूला हो गया Zn। जिंक के साथ सल्फ्यूरिक ऑक्साइड का अभिक्रिया कराना है, तो यानी SO2 का। तब देखिए क्या फार्मूला क्या होगा, तो ये हो जाएगा ZnS प्लस क्या बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा O2। ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड बना दिया एक। तो देखिए Zn यानी कि जिंक देखिए जिंक के साथ सल्फ्यूरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है SO2 और जिंक का होता है Zn। तो इनका दोनों का अभिक्रिया करा दिए, तो हमारा बना दिया ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड, और O2 यानी ऑक्सीजन। तो कौन सी गैस निर्मित हुई, तो निर्मित हुई ऑक्सीजन गैस। कौन सी निर्मित हुई, तो ऑक्सीजन इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21। देखिए बोनस प्रश्न है, भारत में GST कब लागू है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा कि भारत में GST कब लागू है इसका, ताकि हम भी देखें कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं 2016 में, 2017 में या 2018 में। और GST से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सब कुछ बताइए कब लागू हुई, किस राज्य में सर्वप्रथम हुई। और इस प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद है इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो से रिलेटेड अपनी राय जरूर दीजिए। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। न्यू वैकेंसी जैसा कि जानते हैं कि आई थी, जिसका एग्जाम 20 फरवरी से SSC GD, उसी के लिए हम ये क्लास में। और चेक प्लेलिस्ट, अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करो। और देखिए ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे हम पहले प्रैक्टिस के लिए PDF दे देते हैं क्वेश्चनों का। इसके बाद वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर सोल्यूशन के लिए हम डेली 4 PM पे एनालिसिस करा रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।